खैर, ईसा खां साहब ने उसकी चाबी मंगवा कर अपने पास रख ली थी। वो ताला खोलने लगे तो मैंने उन्हें रोकते हुए कहा कि इस घर के अंदर का नक्शा मेरी यादों में कैद है। भीतर प्रवेश करने के बाईं ओर गुसल खाना है, जिसमें एक हैंड पंप लगा हुआ है, तथा दाईं ओर हमारी बैठक है। अंदर एक अहाता बना हुआ है, जिसके एक और किचन और स्टोर थे, तथा इसके पीछे एक बड़ा हॉल है। इसके ठीक पीछे 2 कमरे हैं। अहाते में बाईं ओर गुसलखाने के पीछे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। पहली मंजिल पर हमारी माड़ी थी और बाहर काफ़ी खुली छत थी, जिसके बाईं ओर सीढ़ी थी जो तीसरी मंजिल पर जाती थी, जहाँ पर एक परछत्ती बनी हुई थी और बाहर की तरफ से दीवार पर चीनी के बने हुए काले रंग के कुछ गमले लगे हुए थे। ईसा खां साहब और उनके साथ आए हुए लोगों को बहुत ज़्यादा हैरत हुई जब उन्होंने घर का ताला खोला और हम सब लोग अंदर दाखिल हुए तो हूबहू वही नक्शा था। हालांकि लगभग सारी छतें गिराई जा चुकी थी, क्योंकि मकान के नए मालिक अब इसके रेनोवेशन की तैयारी कर रहे थे। इसका पुनर्निर्माण होने जा रहा था। एक लंबे अंतराल के पश्चात यह क्षण निश्चित रूप से मुझे घर लौटाने की सुखद अनुभूति दे रहा था, क्योंकि मैं आज अपनी जन्मभूमि को सजदा कर चुका था। वर्षों की आकांक्षा को पूरा होते देख मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा ना थी। घर में प्रवेश करते ही बचपन की स्मृतियों ने मुझे जकड़ लिया। बैठक के भीतर प्रवेश किया तो देखा कि छत और दीवारों जो अत्यंत जर्जर स्थिति में थी, लेकिन सामने लकड़ी की अलमारी पर लगे आदमकद आईने में मेरा प्रतिबिंब, यानी मेरा अक्स, बहुत साफ नजर आ रहा था। यूं लगा कि मैं इस बीच के 63 वर्षों की मिट्टी झाड़ कर मेरे बचपन की स्मृतियों की उसमें खुद में कैद कर चुका हूं। जैसे यह इतने वर्षों से मेरे लौटने की प्रतीक्षा ही तो कर रहा था, और आज मेरे स्वागत में चलचित्र की भांति वह इन चित्रों को एक एक करके मेरे सामने अंकित कर रहा था। इंसान अपनी मातृभूमि को तब तक नहीं भुला पाता जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, या जब तक उसके अंग काम करने बंद नहीं कर देते। और शायद यही वजह है कि हमारी कहानियों के अंदर जो आप दर्द महसूस करते हैं, जो आप दर्द सुनते हैं, ये उन्हीं लोगों का तो है जो चाहते हैं कि एक बार मरने से पहले अपना घर, अपना वतन, अपनी मिट्टी दोबारा देख लें। उनमें से कितने ऐसे हैं जो देख पाए, लेकिन सैकड़ों लाखों ऐसे हैं जो नहीं देख पाए। लेकिन आज बात उनकी जो देख पाए, वो हैं डॉक्टर महेंद्र प्रताप चांद साहब, जिन्हें किसी इंट्रो की ज़रूरत नहीं है। 27 अक्टूबर 2010 का दिन हम लोगों ने प्रिय मुनव्वर बलोच के साथ उन्हीं की कार में मेरी प्रिय मातृभूमि यानी करोड़ लाल ईसन के लिए प्रस्थान किया। यही वह धरती है जहां आज से लगभग 75 वर्ष पूर्व मैंने जन्म लिया था, लेकिन 1947 में विवश होकर इसे अलविदा कहकर मुझे भारत आना पड़ा। देश विभाजन के रक्त रंजित दृश्य आज भी जब कभी याद आ जाते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल रो उठता है। क्योंकि बात 27 अक्टूबर 2010 की है तो 63 वर्ष, आज 63 वर्षों के बाद अपनी मातृभूमि के दर्शन करने और यहाँ की पवित्र माटी को अपने माथे पर लगाने की जो वर्षों पुरानी अभिलाषा थी ना, वो पूरी होने जा रही है। उसकी अनुभूति मात्र से ही मन और आत्मा आह्लादित हुए जा रहे थे। लैया से करोड़ लगभग 25-30 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ जाने के लिए 2 मार्ग हैं। मेरे आग्रह पर मुनव्वर बलोच हमें उस रास्ते से लेकर गए जिस पर श्री गाड़ूलाल जी का मंदिर
और हजरत राजन शाह बुखारी की मज़ार है। ये दोनों समाधि स्थल एक दूसरे के बहुत ज़्यादा समीप हैं। श्री गाड़ूलाल जी के मंदिर का निर्माण 16वीं सदी के पहले दशक से प्रारंभ हुआ। जनश्रुति के अनुसार 18वीं सदी में इसका निर्माण कार्य समाप्त हुआ और ब्राह्मण पुत्र श्री गाड़ूलाल जी की ही देखरेख में यह संपन्न हुआ था। उनके देहवासन के बाद उनके संतान भी इसी नाम से जानी जाती है। पाकिस्तान बनने के बाद यह मंदिर वक्फ विभाग के अधीन आ गया और यह स्थल फिदा हुसैन नामक एक व्यक्ति ने पट्टे पर ले लिया। मंदिर का भवन और चारदीवारी इस समय काफ़ी ज़्यादा जर्जर हालत में है। हालांकि मंदिर के द्वार पर गाड़ूलाल जी के नाम का पत्थर अभी तक मौजूद है। मंदिर के भीतर निर्माण के अन्य चिन्हों के अतिरिक्त हिंदुओं के पवित्र देवी देवताओं की कुछ मूर्तियां भी मौजूद हैं। गाड़ूलाल जी की गद्दी को उनके अनुयायियों ने भारत में आने के बाद पानीपत में स्थापित किया, जो इस समय मकान नंबर 32 तहसील कैंप निकट फतेहपुरी चौक व मिठन हलवाई पानीपत में स्थित है। महंत वेद प्रकाश गोसाई आजकल इसी गद्दी पर विराजमान हैं, जो धर्म सेवा में लगे रहते हैं। हालांकि इसका एक मंदिर पुराने फरीदाबाद में भी है। हम लोग अभी इसी मंदिर के बाहर देख ही रहे थे कि मुनव्वर बलोच साहब मंदिर के अंदर कब पालथी मारकर ध्यान में लीन हो गए, हमें पता न चला। हम भीतर प्रविष्ट हुए तो उन्हें इस स्थिति में देखकर सुखद आश्चर्य हुआ। बाद में उन्होंने यह बताया कि हर महीने कम से कम 2 बार यहाँ अवश्य दर्शनार्थ आते हैं और यहाँ बैठकर उन्हें आत्मिक शांति मिलती है। श्री गाड़ूलाल जी बहुत चमत्कारी महापुरुष भी थे। यहाँ सर झुकाने के बाद हम आगे बढ़े तो थोड़ी दूर पर स्थित महान फ़कीर हजरत अली राजन शाह बुखारी, जिनका उपनाम सदाभाग के मज़ार पर हाजिर हुए। इस दरगाह की इमारत रंगीन और बहुत भव्य है। हजरत राजन शाह का जन्म 15वीं हिजरी में उच्च शरीफ में हुआ था। उनके पूजनीय पिताजी का नाम सैयद हामिद कबीर सानी था। साहनी नहीं, सानी। इनके पूर्वज उच्च शरीफ से प्रवास करके यहाँ कोट करोड़लाल ईसन के समीप बस गए थे। हजरत राजन शाह ने अपना यह मज़ार अपने जीवन काल में ही बनवा लिया था। यहाँ उनके श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। कहते हैं कि मुहर्रम के अवसर पर तो तीर्थयात्रियों का यहाँ खड़े होने का स्थान भी नहीं मिलता। 1000 हिजरी में हजरत राजन शाह ने अपना शरीर त्याग दिया। तत्कालीन मुगल सम्राट हुमायूं भी हजरत शाह की योग्यताओं तथा अलौकिक शक्तियों का बहुत सम्मान करते थे। मज़ार पर सर झुकाने के बाद हमने करोड़लाल ईसन की ओर प्रस्थान किया। लगभग आधे घंटे के बाद हम उस पावन धरती पर पहुंच गए, जिसे देखने और जिसके पवित्र माटी को चूमने के लिए आँखों बरसों से तरस रही थी। जैसे ही मैंने करोड़ की पावन धरती पर कदम रखे, एक क्षण के लिए मुझे अपनी आँखों पर विश्वास ही न हुआ और यूँ लगा कि मैं कोई सपना सा देख रहा हूँ। चांद साहब लिखते हैं कि मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैंने झुककर अपनी मातृभूमि की पवित्र मिट्टी को अपने माथे पे लगाया। करोड़ में डॉक्टर गुल अब्बास के कई मित्र और परिचित हैं, इसलिए डॉक्टर अब्बास वहाँ अपने एक मित्र जनाब ईसा खां जरगर, जो कि भूतपूर्व काउंसलर, को पहले से ही हमारे यहाँ पहुँचने की सूचना दे चुके थे। करोड़ के हमारे पैतृक मकान में सबसे पहले ईसा खां साहिब ही रहते थे। कुछ वर्षों के बाद मकान के एक हिस्से में आग लग गई थी। इन्होंने यह मकान किसी और को बेच दिया था। ईसा खां साहिब ने पहले चाय नाश्ते से हमारा स्वागत किया और फिर दोपहर का भोजन भी खिलाया। भोजन से पहले वहीं उन्होंने घर पर एक छोटी सी महफिल का आयोजन भी किया था। तत्पश्चात वो मुझे पूछने लगे कि क्या आपको यहाँ अपने मकान के विषय में कुछ याद है। तो मैंने, यानी चांद साहब ने मुस्कुरा के उत्तर दिया कि वह सब कुछ तो अभी तक मेरी स्मृतियों में अंकित है, मेरे जहन में छलांगे मारता रहता है और मैं किसी की सहायता के बिना ही स्वयं उसको ढूंढकर दिखा सकता हूँ। उन्होंने बताया कि यहाँ सदर रोड पर एक अस्पताल था, उसके बगल में ही सदर थाना था। वहाँ से थोड़ा इस ओर एक सरकारी स्कूल था, जिसके सामने वाली गली में बाईं ओर 2 आखिरी घर छोड़कर हमारा 3 मंजिला मकान था। वहाँ पर
बैठे सभी लोग यह सुनकर हैरान, परेशान और खुश। वे कहने लगे कि वह गली तो यहाँ से बिल्कुल करीब है, हम आपको वहाँ ले जाएं या आप अपना घर खुद ही ढूंढ लेंगे। तो चांद साहब ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि हाँ, मैं अपना खुद घर ढूंढ लूँगा। और सब ने उन्हें अकेले छोड़ दिया और चांद साहब सीधा अपने मकान के सामने जाकर खड़े हो गए। दिल की धड़कनें तेज हो गई, आंखों से बेतहाशा खुशी के आंसू बहने लगे। श्रद्धा के साथ सर झुक गया, क्योंकि आज भी हमारे घर के मुख्य द्वार के ऊपर वहाँ पत्थर लगा हुआ था जो मेरे स्वर्गवासी पिताजी ने सन 1934 में मकान के निर्माण के समय लगवाया था, जिस पर मेरी बड़ी बहन के नाम पर उर्दू और हिंदी में प्रेम निवास लिखा हुआ था। दरवाजे पर ताला लटका हुआ था, क्योंकि नए मालिक मकान के पास किसी कस्बे में रहते हैं। खैर, ईसा खां साहब ने उसकी चाबी मंगवाकर अपने पास रख ली थी। वो ताला खोलने लगे तो मैंने उन्हें रोकते हुए कहा कि इस घर के अंदर का नक्शा मेरी यादों में कैद है। भीतर प्रवेश करने के बाईं ओर गुसलखाना है, जिसमें एक हैंड पंप लगा हुआ है, तथा दाईं ओर हमारी बैठक है। अंदर एक अहाता बना हुआ है, जिसके एक ओर किचन और स्टोर थे, तथा इसके पीछे एक बड़ा हॉल है। इसके ठीक पीछे 2 कमरे हैं। अहाते में बाईं ओर गुसलखाने के पीछे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हैं। पहली मंजिल पर हमारी माड़ी थी और बाहर काफ़ी खुली छत थी, जिसके बाईं ओर सीढ़ी थी जो तीसरी मंजिल पर जाती थी, जहां पर एक परछत्ती बनी हुई थी और बाहर की तरफ से दीवार पर चीनी के बने हुए काले रंग के कुछ गमले लगे हुए थे। ईसा खां साहब और उनके साथ आए हुए लोगों को बहुत ज़्यादा हैरत हुई जब उन्होंने घर का ताला खोला और हम सब लोग अंदर दाखिल हुए तो हूबहू वही नक्शा था। हालांकि लगभग सारी छतें गिराई जा चुकी थी, क्योंकि मकान के नए मालिक अब इसके रेनोवेशन की तैयारी कर रहे थे। इसका पुनर्निर्माण होने जा रहा था। एक लंबे अंतराल के पश्चात यह क्षण निश्चित रूप से मुझे घर लौटाने की सुखद अनुभूति दे रहा था, क्योंकि मैं आज अपनी जन्मभूमि को सजदा कर चुका था। वर्षों की आकांक्षा को पूरा होते देख मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा ना थी। घर में प्रवेश करते ही बचपन की स्मृतियों ने मुझे जकड़ लिया। बैठक के भीतर प्रवेश किया तो देखा कि छत और दीवारों जो अत्यंत जर्जर स्थिति में थी, लेकिन सामने लकड़ी की अलमारी पर लगे आदमकद आईने में मेरा प्रतिबिंब यानी मेरा अक्स बहुत साफ नजर आ रहा था। यूं लगा कि मैं इस बीच के 63 वर्षों की मिट्टी झाड़ कर मेरे बचपन की स्मृतियों की उसमें खुद में कैद कर चुका हूं। जैसे यह इतने वर्षों से मेरे लौटने की प्रतीक्षा ही तो कर रहा था, और आज मेरे स्वागत में चलचित्र की भांति वह इन चित्रों को एक एक करके मेरे सामने अंकित कर रहा था। मेरी आंखों से बरपस आंसू छलक पड़े। मैं बहुत देर तक उसे चूमता रहा और अपने बचपन की यादों के समंदर में उतरता रहा, और आंसू थे कि बहते ही जा रहे थे। एक बार फिर शायद हमेशा के लिए इसे अलविदा जो कहना था। मैं घर के कोने कोने को छूना चाहता था, उन दीवारों से लिपटना चाहता था। यह घड़ी सुखद भी थी और विषादपूर्ण भी। सुखद इसलिए कि मैं घर के कण कण को स्पर्श कर सकता था, और विषादपूर्ण इसलिए कि ये पल जल्दी ही मुझसे छिन जाने वाले थे। कौन जाने इन अनुभूतियों को इस जीवन में मैं पुनः जी पाऊंगा या नहीं। शायद कभी नहीं। मेरा हृदय जहाँ इन मधुर स्मृतियों में
सराबोर हो रहा था, वहीं मेरा मस्तिष्क आसन्न वियोग की कसक से जूझ रहा था और मैं मन ही मन सोच रहा था कि ओह माँ, मेरी माँ, मैं भला तुमसे कैसे बिछुड़ सकता हूँ। लेकिन जल्द ही विदा लेने का समय आ गया था। मानो समय पंख लगाकर उड़ गया हो। नम आंखों से मैंने एक लिफाफे में अपने पुश्तैनी मकान की कुछ मिट्टी संभाल ली, जिसे वापस भारत आने के बाद मैंने अपने पूजा घर में सजाया है। बोझिल मन से हम वहाँ से बाहर निकले तो कई और लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे, जिनमें विशेष रूप से डॉक्टर आशूलाल फ़कीर का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। आशूलाल जी का जन्म भी वहीं करोड़ में ही हुआ था। इनका असली नाम मोहम्मद अशरफ था। इनकी माँ श्रीमती बख्त बीबी बचपन में प्यार से मेरा लाल आशू कहकर पुकारती थी। बाद में यही नाम इनकी पहचान बन गया था। आशूलाल बहुत ही योग्य और विलक्षण प्रतिभा के मालिक हैं। MBBS करने के बाद ये सरकारी नौकरी में आ गए और तहसील करोड़ में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तैनात हो गए। सरायकी में इनकी बहुत सी लोहड़ियाँ, काफियाँ और लोकगीत लोगों की ज़बान पर है। मुलाकात के दौरान उन्होंने मुझे अपने 2 सरायकी काव्य संग्रह उपहार स्वरूप दिए। सिंध दरिया से इन्हें विशेष प्यार है और इसका उल्लेख इन्होंने अपने शेरों में कई स्थानों पर बहुत ही प्रेम और श्रद्धा से किया है। अपने पैतृक मकान को एक बार फिर से अलविदा कहते हुए मैंने उपस्थित लोगों को बताया कि यहाँ हमारे घर के सामने मास्टर भोजाराम हैरत रहा करते थे, जो पंजाबी और सराइकी मिली जुली भाषा को बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल करके शेर लिखते थे, शेर कहते थे। वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक कुआं था जिसे हौसला खूद कहा जाता था। सराइकी में हौसला को हौसला और कुएं को पंजाबी और सराइकी में खू कहते हैं। इस कुएं के पास ही एक मंदिर भी था और उस गली का नाम था हौसला गली। मुझे मालूम नहीं उस कुएं का नाम हौसला खूं और उस गली का नाम हौसला गली कब और क्यों पड़ा, लेकिन उन सभी लोगों के लिए ये नाम नए थे। वहाँ ले जाकर उन्होंने मुझे वह कुआं और मंदिर भी दिखाया। वहीं से थोड़ी दूर बाज़ार था। वहाँ पहुँचे तो मैंने बताया कि वहाँ सामने एक सोडा वाटर की एक दुकान हुआ करती थी, जिसके बगल में मुरला नाम का एक हलवाई था जो शाम को पकोड़े बनाता था। वे सभी लोग मेरी स्मरण शक्ति पर एक बार फिर हैरान हुए, क्योंकि मेरी स्मरण शक्ति आज भी अच्छी है। मैं जानता हूँ कि जान साहब की स्मरण शक्ति आज भी बहुत अच्छी है, इसलिए वो लोग बहुत हैरान हो गए। लेकिन अफसोस कि मेरी इन बातों की पुष्टि करने वाला उनमें से कोई नहीं था, क्योंकि सब के सब मुझसे कम उम्र के थे। तदुपरांत हमने डॉक्टर आशूलाल ईसा खां व अन्य सभी बंधुओं का आभार प्रकट करते हुए उनसे जाने की इजाज़त मांगी और वहाँ से सीधा हज़रत मखदूम शेख लाल ईसन के पवित्र मज़ार पर हाज़िरी देने के लिए पहुँचे। यह मज़ार अस्पताल और सदर थाना से थोड़ा ही आगे दाईं ओर स्थित है। इस मंदिर मज़ार की इमारत और नाम आज भी मेरे मन मस्तिष्क पर अंकित है और मुझे यह भी याद है कि यहाँ हर साल भादों की 14 तारीख को 14वीं का मेला लगता था, जिसमें दूर दूर से लोग आते थे। नासिर मलिक साहब की सराय की किताब लैया दी तारीख और मेहर नू थिंद साहब की उर्दू किताब ओलिया-ए लैया के अनुसार हजरत लाल ईसन का असली नाम शेख मोहम्मद यूसुफ था और उनके पिताजी हजरत मखदूम बहाउद्दीन सानी एक नेक इंसान होने के साथ साथ अपने समय के जाने माने विद्वान तथा सिद्ध पुरुष थे। पिता की मृत्यु के पश्चात उन्होंने मुल्तान छोड़कर करोड़ को अपनी कर्म भूमि बना लिया था। यूँ भी इनके पूर्वज किसी ज़माने में इसी धरती पर रहा करते थे। कहते हैं कि हज़रत मखदूम शेख मोहम्मद यूसुफ को हज़रत शाह ईसा बलोट से बहुत प्रेम था और उनमें बहुत श्रद्धा भी रखते थे। वे प्यार से उसे लाल कहकर पुकारते थे। जब हज़रत शाह ईसा बलोट ने इस नश्वर संसार को छोड़ा तो लोग इन्हें लाल भी कहने लगे, जो बाद में इनके गुरु के नाम के साथ जुड़कर लाल ईसन बन गया। इनके इस लोक प्रचलित नाम की वजह से ही कोट करोड़ बाद में करोड़ लाल ईसन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ओह, करोड़ वालों को शायद ये बात सुनकर खुशी होगी, हैरानी होगी
कि कोई एक हिंदुस्तान का बुज़ुर्ग जो उस वक्त में बच्चा था वो बता रहा है कि करोड़ लाल ईसन कैसे बना उसका नाम। सन 1545 ईस्वी में जब ये कोट करोड़ में आए तो देखा कि पूरा क्षेत्र सूखे की चपेट में है और लोग भूखे मर रहे हैं। सिंध दरिया में भी पानी ना के बराबर था क्योंकि 2-3 वर्षों से वर्षा ही नहीं हुई थी। लोगों ने जब इन्हें इस प्राकृतिक आपदा के बारे में बताया तो हजरत साहब ने मालिक के हजूर में दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगी। दुआ कबूल हुई और सिंध दरिया पानी से भर गया। उसमें बहुत सी मछलियाँ भी आ गई और उस समय भोजन का मुख्य स्रोत होती थी। अच्छा जी, तो उस समय सिर्फ मछलियाँ ही होती थी उस दौर में, भोजन का मुख्य स्रोत। हजरत शेख लाल ईसन की दुआ के कारण लोगों के सर से मुसीबत टल गई। उनमें यह कहावत प्रसिद्ध हो गई, लालण आया कच्छी, हिक हिस्सा पानी ते 2 हिस्से मच्छी। यानी हजरत लाल ईसन कच्छी में आए और उनकी कृपा से दरिया में 1 हिस्सा पानी और 2 हिस्से मछलियाँ आ गई। पंजाबी और सराइकी में कच्छ बगल को कहते हैं। यहाँ कच्छी का अर्थ है दरिया, यानी सिंध दरिया के आसपास का क्षेत्र। इनके नाम के साथ और भी बहुत सारे चमत्कार जुड़े हुए हैं। इस पवित्र मज़ार पर श्रद्धापूर्वक सर झुकाने के बाद हम करोड़ के रेलवे स्टेशन की ओर बढ़े। वहाँ से पहले रेल द्वारा मैंने अपनी प्यारी मातृभूमि से बिछड़ने का सफ़र तय किया था। मुझे बचपन से ही याद है कि शहर के रेलवे स्टेशन की ओर जाते हुए सड़क के दोनों ओर खग्गल और श्री के असंख्य वृक्ष लगे हुए थे जो आज भी वहाँ मौजूद हैं। खग्गल के ये वृक्ष मैंने भारत में कहीं नहीं देखे। मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये खग्गल क्या है। स्टेशन पर पहुँचे तो फिर कई सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। जहाँ तक मुझे याद है, देश विभाजन से पहले ही इस स्टेशन पर शहर का पूरा नाम लिखा होता था, यानी करोड़ लाल ईसन, पर अब उर्दू और अंग्रेज़ी में सिर्फ करोड़ ही लिखा हुआ है। शाम हो गई थी और मुनव्वर बलोच साहब भी हमारी इच्छाओं का सम्मान करते हुए सुबह से ही हमें अपनी कार में लिए जहाँ तहाँ घूम रहे थे। अतः अब हम वापस लिया जाने के लिए रवाना हुए। रास्ते में किसी तकनीकी खराबी के कारण कार खड़ी हो गई, लेकिन 2-3 कार और बाइक से जाने वाले मुसाफिरों की तत्परता से हम निकट के एक कस्बे में पहुंच गए, जहां से गाड़ी ठीक करवा कर करीब 9 बजे लिया पहुंचे। रात का खाना खाया, जिसके बाद कई मित्र मिलने के लिए आ गए। देर रात तक उनके साथ चर्चा परिचर्चा होती रही। तत्पश्चात हमने अपना सामान बांधना शुरू किया क्योंकि अगले दिन हमें वापसी के लिए लिया से रवाना होना था। यह सफ़र हमने रेल द्वारा तय करने का फ़ैसला किया क्योंकि मैं और हंस जी अपने बचपन की कुछ हसीन यादों को ताज़ा करना चाहते थे। देश विभाजन से पहले अपनी किशोरावस्था में गर्मी की छुट्टियों में हम कलूरकोट जिला मियांवाली, जहाँ से मेरे पिताजी हाई स्कूल के हेडमास्टर थे, वहाँ से अपने शहर करोड़ लाल ईसन के लिए इसी रेल द्वारा ही यात्रा में आया जाया करते थे। उस समय रेल के डिब्बों पर NWR यानी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे लिखा होता था, लेकिन अब इन पर PR यानी पाकिस्तान रेलवे लिखा हुआ है। हालांकि इन डिब्बों की शक्ल सूरत अब भी वैसी है। मुझे आज तक कलूरकोट से बीच के आने वाले अधिकांश स्टेशनों के नाम और कुछ सीमा तक इनका क्रम भी याद है। कलूरकोट, मैबल, शाह आलम, पंजगिराई, दरिया खान, कोटला जाम, बखर, नौतक, बहल, करोड़। कलूरकोट के इसी हाई स्कूल में मेरे पिताजी से पहले स्वर्गीय मुंशी त्रिलोकचंद महरूम भी हेडमास्टर रह चुके हैं। वाह! और उन्होंने कलूरकोट की आंधी शीर्षक से एक नज़्म भी कही थी। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध पचरंगा आचार वालों की शुरुआत भी मुरलीधर राम नारायण के नाम से यहाँ एक छोटी सी दुकान की शक्ल में इसी शहर कलूरकोट से हुई थी। क्या बात है, कितना बड़ा ये कलूरकोट था। लिया के सभी मित्रों और परिचित, विशेषकर हकीम मियाँ इलाही बख्श और उनके तमाम परिजनों तथा मित्रों का ढेर सारा प्रेम और स्नेह दिल में समेटकर अगले दिन नम आँखों से हम उन सबको खुदा हाफिज़ कहकर वहाँ से विदा हुए। इमदाद हुसैन, शमशाद हुसैन और साकिब खां हमें लिया के रेलवे स्टेशन पर ले आए, जहाँ से हमने कोटद्दू के लिए रवाना होना था। शमशाद हुसैन हमारे लिए वहाँ तक के लिए टिकट खरीद कर ले आए और इमदाद हुसैन जो हट करके हमारे साथ ही हो लिए और हमें कोटद्दू तक पहुँचाकर ही अपनी गाड़ी से वापस लिया के लिए रवाना हुए। रेल की यात्रा काफ़ी आरामदायक रही, हमारे बचपन के कई यादों को ताज़ा कर रही थी। रास्ते में एक स्टेशन
जमन शाह पर उर्दू के साथ साथ उस रेलवे स्टेशन का नाम हिंदी में भी लिखा हुआ देखा तो आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता हुई। और ये बात पढ़ते हुए मुझे हंस जी की मुस्कुराहट याद आ गई। यात्रा के दौरान इमदाद हुसैन ने एक और अजीब बात भी बताई कि पाकिस्तान में एक ही टिकट पर आप पैसेंजर या मेल किसी भी गाड़ी में सफ़र कर सकते हैं। क्या बात है। कोट अद्दू रेलवे स्टेशन पर प्रिय अरशद नियाजी हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारा सामान एक मोटर गाड़ी में रखवा कर वे हमें एक घनिष्ठ मित्र के कार्यालय में ले गए, जहां एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जो कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, उनका शुभ नाम अब याद नहीं। थोड़ी देर के बाद वे सज्जन हमें अपने साथ ले गए, जहां हमने खाना खाया। फिर वहां एक संक्षिप्त सी साप्ताहिक संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया, जिसमें हंस जी और मैंने उर्दू और सराइकी में कलाम पेश किया। इसके बाद अरशद नियाजी साहब ने पहले बांसुरी पर अपनी कला का जादू बिखेरा और बाद में बहुत ही सुरीली और मधुर आवाज़ में अपना कलाम भी पेश किया। अरशद साहिब दायरा दीन पनाह में रहते हैं और कोटद्दू के एक स्कूल में संगीत के अध्यापक हैं। बहुत ही प्यारे इंसान हैं, उच्च कोटि के कलाकार हैं। इसी महफिल में एक नौजवान गायक कैसर खान ने भी बहुत ही सुरीली आवाज़ में अपनी सुराइकी गज़लों और गीतों से अपनी कला के रंग बिखेरे और हम तीनों को अपनी मधुर गीतों की एक सीडी भी भेंट की। इस बीच दायरा दीन पनाह से जनाब जुल्फ़िकार अली ख़ां मखदूम भी वहाँ पहुँच गए, जो हमें अपनी कार से अपनी अगली मंजिल तक ले जाने के लिए तैयार थे। शाम को हम मखदूम साहब के साथ मुजफ्फरगढ़ पहुँच गए। रात को हंस जी के एक पुराने मित्र राव कामरान यकीन के यहाँ ठहरे। यकीन साहब और उनके बेटों की मुजफ्फरगढ़ की फैज़ल मार्केट में ज़िब्रान गारमेंट्स के नाम से कई दुकानें हैं। मखदूम साहब हमें खुदा हाफिज़ कहकर और अगले रोज़ फिर आने का वायदा करके रात को ही मुल्तान चले गए। तारीख 29 अक्टूबर 2010। अगली सुबह होते ही मखदूम साहब मुल्तान से हमारी खातिर फिर मुजफ्फरगढ़ लौट आए। यकीन साहब के घर नाश्ता करने के बाद हमने उनके साथ मुल्तान के लिए प्रस्थान किया। यहीं से रात के 11 बजे ही बस द्वारा हम लाहौर के लिए वापसी का सफ़र भी तय तो करना था। मुल्तान पहुँचते ही मखदूम साहब हमें सीधा सराय की दैनिक पत्रिका झोंक के कार्यालय में ले गए, जहां इस अखबार के मालिक व मुख्य संपादक जनाब ज़हूर अहमद धरेजा अपने 30-40 साहित्यिक मित्रों के साथ हमारी राह देख रहे थे। चाय पानी के बाद वहाँ एक महफिल का आयोजन हुआ, जिसमें हमारे अतिरिक्त वहाँ के कुछ स्थानीय शायरों ने भी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। इसी बीच थोड़ी देर के लिए मैं वहाँ से उठकर धरेजा साहब के कार्यालय में जा बैठा। मेरे पीछे पीछे एक और सज्जन भी वहाँ आकर बैठ गए और मुझसे बातचीत करने लगे। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि उनका नाम चौधरी गुलाम सरवर अराई है। देश विभाजन से पहले उनके पिताजी अब्दुल गफूर जिला अम्बाला के एक गांव उदयपुर में नंबरदार थे। आजकल वे लोग मुल्तान के एक करीबी कस्बे रंगीलपुर में रहते हैं। मेरी यादों में मुल्तान के सोन हलवे की मिठास अभी भी रस घोल रही थी। मैंने गुलाम सरवर साहब से सरसरी तौर पर यूं ही पूछ लिया, क्या यहीं पास में मिठाई की कोई अच्छी सी दुकान है? तभी मेरे पास कोई और साहब आकर बैठ गए। इसी बीच चौधरी गुलाम सरवर कहीं गायब हो गए। लगभग 15 मिनट बाद वे फिर से आए और उनके हाथ में सोन हलवे के 3-4 डब्बे थे, जो उन्होंने मुझे भेंट किए। मैंने उनसे उनकी कीमत देनी चाहिए, लेकिन वे तैयार ही न हुए और कहने लगे कि यह मेरी तरफ से आपके लिए एक तुच्छ सी भेंट है, यानी कि एक छोटी सी भेंट है। मुझे बाद में बहुत बुरा भी लगा कि उन्हें मेरे कारण नाहक कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ी, लेकिन यह तो पाकिस्तान के लोगों के अथाह प्रेम और स्नेह का एक और प्रमाण था, जिसमें हम लगभग एक सप्ताह से डूबे हुए थे। महफिल ख़त्म होने के बाद धरेजा साहब के यहाँ रात का खाना खाया। फिर हमें वे अपने आवास में ले गए, जो झोंक के कार्यालय से सटा हुआ था। वहाँ उन्होंने हमें अपनी धर्मपत्नी व बच्चों से मिलवाया। उनकी एक बेटी आसिमा ज़हूर मीडिया से जुड़ी हुई थी। उसने हमें अपनी लिखी हुई सराइकी उर्दू अंग्रेज़ी बोलचाल नामक किताब भी भेंट की। बाद में धरेजा साहब ने हमें झोंक के कार्यालय के बाहर ही स्थित अपने पुस्तकालय में ले गए, जहां झोंक के अपने प्रकाशक की बहुत सारी पुस्तकों के अतिरिक्त और भी कई दुर्लभ पुस्तकों की वहाँ वैरायटी थी, बहुत ज़्यादा वहाँ अवेलेबल थी। धरेजा साहब ने अपने प्रकाशक भंडार में से 3-4 किताबें हमें दी, जिसमें से एक अनमोल नुस्खा दीवाने फरीद का और दूसरा प्रसिद्ध व लोकप्रिय सराइकी शायर शाकिर शुजाबादी का था। हालांकि शाकिर साहब जिस्मानी तौर पर किसी हद तक
बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। हालांकि लेकिन सराइकी क्षेत्र में अपनी सराइकी शायरी के लिए एक बेहद मुमताज़ और मशहूर हैं। रात के 11 बजे की बस से लाहौर के लिए हमें रिजर्वेशन हो चुकी थी, अतः 10:30 बजे के लगभग धरेजा साहब ने हमें उसी डेवू एक्सप्रेस बस अड्डे पर जाने का इंतज़ाम करा दिया। प्रेम मान सम्मान से अपनी झोली भरकर हमने मुल्तान को अलविदा कहा और समय पर पहुंचकर बस में सवार हो गए। बस का यह वापसी का सफ़र भी बेहद आरामदेह था, हालांकि रात का सफ़र होने के कारण हमें ज़्यादा देर तक सोने का अवसर ना मिल सका। तो ये था चांद साहब का यात्रा वृतांत, और जिसमें मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया और कुछ पलों के लिए शायद उस वक्त जो चांद साहब के साथ हुआ था वो मेरे साथ हो गया। आप समझ गए, ऐसा होता है। दुआ कीजिए हमारे सभी बुज़ुर्ग वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं सुन पाएँ, किसी न किसी तरह देख पाएँ। जो लोग देख चुके हैं वो बड़े खुशकिस्मत हैं, और जो लोग देखना चाहते हैं वो अभी भी इंतज़ार में, एक आस में जी रहे हैं।